साल था 1973। बॉलीवुड की एकदम चमकती हुई दुनिया और साल का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन। मतलब सोच कर देखिए ना, एक ऐसा उभरता हुआ स्टार जिसकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर रही हो और वो 30,000 रुपए देकर बेस्ट एक्टर का अवार्ड खरीद लेता है। बाप रे, 30,000 उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी रकम थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दशकों बाद अपनी आत्मकथा में वो सरेआम दुनिया के सामने इस बात को बिना किसी झिझक के कबूल भी कर लेता है, जो कि बॉलीवुड में मतलब कोई करता नहीं है। एकदम नहीं करता। अक्सर जब हम बॉलीवुड सुपरस्टार्स की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बिल्कुल परफेक्ट इमेज आती है, एक ऐसा चमकता हुआ पोस्टर जहां हर मुस्कान और हर रिश्ता एकदम बेदाग है। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी उस परफेक्ट इमेज को, पोस्टर को फाड़ दिया था। ये सच में बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बेबाक खुलासों में से एक है। I mean, इस इंडस्ट्री में हर चीज को बहुत संभाल कर एक परफेक्ट पीआर स्ट्रैटेजी के तहत पेश किया जाता है। हाँ, एक सेफ और बिना किसी विवाद वाली इमेज। बिल्कुल। पर आज हम जिस विषय पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं, वो इस पूरी बनावटी संस्कृति को ही खारिज कर देता है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का विषय है बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर की आत्मकथा खुल्लम खुल्ला। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं ना, उनमें इस किताब के कुछ अंश हैं, कई रिव्यूज हैं, उनके कैंसर से जंग के आर्टिकल्स हैं और मॉडर्न सिनेमा पर उनके विचारों से जुड़े कई रेडिट फोरम डिस्कशंस भी शामिल हैं। और हमारा मकसद सिर्फ एक किताब की समरी देना नहीं है, हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे राज कपूर और रणवीर कपूर के बीच की ये जो योजक कड़ी थे, जिन्हें अक्सर एक स्ट्रेट एरो कहा जाता था, उन्होंने अपनी ही कमियों और इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयों को दुनिया के सामने कैसे रखा। सही बात है। मीना अय्यर के साथ मिलकर लिखी गई ये किताब कोई आम पीआर से प्रेरित कहानी बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू मुझे ये लगता है कि ऋषि कपूर ने न सिर्फ अपनी सफलताओं का जश्न मनाया, बल्कि अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी सबसे डार्क गलतियों का भी पूरा हिसाब दिया है। ये एक ऐसी बातचीत है जिसे आप उनके लिविंग रूम में उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुन रहे हो, जहाँ कोई फिल्टर नहीं है। और इसी बिना फिल्टर वाली ईमानदारी का वो उदाहरण है जिसका मैंने अभी शुरुआत में जिक्र किया था। फिल्म बॉबी के लिए 1973 में उन्होंने तारकनाथ गांधी नाम के एक पियारो को 30,000 रुपए दिए थे। हाँ, वो अवार्ड वाला किस्सा। हाँ, उस पियारो ने कहा था कि पैसे दे दो, मैं अवार्ड दिलवा दूंगा। मतलब आज के जमाने में जैसे लोग सोशल मीडिया पर फेक फॉलोवर्स खरीदते हैं ना, 70 का दशक में अवार्ड खरीदना शायद वैसा ही था। पर मुझे लगता है कि इस बात को मानना सिर्फ एक सच बोलना नहीं था। तो और क्या था? इसके पीछे एक गहरा गिल्ट था। ऋषि कपूर को अंदर ही अंदर ये पता था कि उस साल फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन उस अवार्ड के असली हकदार थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहाँ पर। ये महज एक अवार्ड खरीदने का किस्सा नहीं है। ये उस अपराध बोध और पछतावे की एक मनोवैज्ञानिक परत है जो ऋषि जी ने सालों तक महसूस की। हाँ। उन्हें लगता था कि कभी कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जो उनसे थोड़े उखड़े उखड़े रहते थे ना, उसकी असल वजह वही अवार्ड था। अरे बाप रे। हाँ, और ये आत्मविश्लेषण की एक बहुत गहरी निशानी है। मतलब जब कोई सुपरस्टार अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पब्लिक फोरम पे रखता है, तो वो दिखा रहा होता है कि अब उसे उस झूठी शान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक थ्योरी है यहाँ पर, क्या अमिताभ बच्चन और उनके बीच की वो जो दीवार थी, वो सिर्फ इस एक अवार्ड की वजह से थी? शायद नहीं। इसे पढ़ने पर पता चलता है कि बात सिर्फ गिल्ट की नहीं थी, बल्कि एक तरह की प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन भी थी। ऋषि कपूर ने बेबाकी से लिखा है कि अमिताभ ने कभी अपने को-स्टार्स को अपनी सफलता का क्रेडिट नहीं दिया। जैसे कि शशि कपूर या धर्मेंद्र। हाँ, शशि कपूर, धर्मेंद्र या खुद ऋषि कपूर। लेकिन आप देखिए, ये उस दौर के सिनेमा का एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी तो था। 70 और 80 का दशक एंग्री यंग मैन का दौर था। मल्टी स्टारर फिल्मों में जो सबसे मजबूत ऑथर बैक्ड रोल्स होते थे, वो सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखे जाते थे। बिल्कुल। बाकी के जो एक्टर्स थे, भले ही वो कितने ही बेहतरीन हो, उन्हें वो स्क्रीन स्पेस या वो रिकॉग्निशन मिल ही नहीं पाता था। यही तो बात है ना। और ऋषि कपूर ने इस सच्चाई को छुपाया नहीं कि उन्हें इस बात का बुरा लगता था। वो खुद को सिर्फ एक स्वेटर पहनने वाले रोमांटिक बॉय के खांचे में फिट किए जाने से बहुत परेशान थे। जो कि समझ आता है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स का हिस्सा वो खुद भी बने जब उन्होंने वो अवार्ड खरीदा, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को पहचाना और उस पर सवाल भी उठाए। अब
इसी पॉइंट से अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ मुड़ें तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है मुझे। कैसा विरोधाभास? मतलब पर्दे पर जो ऋषि कपूर एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंट रोमांटिक हीरो थे, असल जिंदगी में वो एक बेहद डरे हुए और इनसिक्योर इंसान थे। ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। स्क्रीन का वो आश्वस्त हीरो रियल लाइफ में अपने पिता से खौफ खाता था और अपने ही रिश्तों में लगातार एक असुरक्षा की भावना से जूझ रहा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका पहला प्यार, नीतू कपूर नहीं बल्कि यास्मीन मेहता नाम की एक पारसी लड़की। ओह हाँ, वो अंगूठी वाला इंसिडेंट। एग्जैक्टली। यास्मीन ने उन्हें एक पीस साइन वाली अंगूठी दी थी। अब हुआ ये कि बॉबी की शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया वो अंगूठी पहनने लगी और जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया तो उन्होंने वो अंगूठी गुस्से में जूहू के समुद्र में फेंक दी। इस एक घटना ने उस दौर की जो गॉसिप मैगजीन थी स्टारडस्ट, उसमें ऐसी आग लगाई कि ऋषि और डिम्पल के अफेयर की झूठी अफवाहें उड़ने लगी और इस बेबुनियाद गॉसिप की वजह से यास्मीन हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली गई। ये घटना दिखाती है कि उस दौर में स्टारडम की कीमत कितनी भारी होती थी यार। एक बाहरी अफवाह कैसे किसी की निजी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकती। बिल्कुल। पर इसके साथ ही ये ऋषि कपूर की उस दौर की मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। वो अपनी इमेज और मीडिया नैरेटिव को ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और उनका ये डर सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं था, वो अपने पिता राज कपूर से इतना डरते थे कि अगर वो किसी लड़की के साथ सड़क पर घूम रहे हैं और सामने से उनके पिता की कार आ जाती तो क्या करते थे? तो वो डर के मारे उस लड़की को सड़क पर ही छोड़कर भाग खड़े होते थे। अरे बाप रे। सोचिए, रोमांस का किंग असल जिंदगी में इतना डरा हुआ है। और इसके अलावा बॉबी के बाद जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी तो वो गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। और उस डिप्रेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी असफलता का सारा दोष उस वक्त प्रेग्नेंट नीतू कपूर पर डालना शुरू कर दिया। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अंधकारमय और मुश्किल दौर था। मतलब अगर आप मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें ना, तो जब इंसान अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाता तो वो अपने सबसे करीब इंसान को ही निशाना बनाता है। सही कहा। नीतू जी ने उस वक्त जिस धैर्य के साथ उनका साथ दिया वो सच में काबिल तारीफ है। और ऋषि कपूर ने अपनी किताब में खुद को एक शोविनिस्ट यानी पुरुष प्रधान सोच वाला इंसान माना है। ये कबूल करना कि मेरा पुरुष अहंकार मेरी समझ पर हावी था, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उस अहंकार का आलम तो ये था कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी कभी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में नीतू कपूर का रोल उनके रोल से ज्यादा बड़ा है। क्लासिक मेल ईगो। हाँ, बाद में उनके चाचा शशि कपूर ने उन्हें बहुत डांटा और समझाया, तब जाकर वो फिल्म करने के लिए तैयार हुए। और सिर्फ करियर ही नहीं, अपनी सगाई को लेकर भी वो इतने कंफ्यूज थे कि सगाई का पूरा जो प्लॉट था वो उनकी बहन रितु और दोस्तों ने दिल्ली में रचा था। ये मैंने पढ़ा था, बहुत फनी है ये। हाँ, जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर थे तो दिलीप कुमार और सायरा बानो ने उन्हें पकड़कर मजाक में पूछा था कि क्या तुम वहां खुद की सगाई करने जा रहे हो, क्योंकि वो खुद तो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। तो अगर हम इन सब घटनाओं को जोड़कर देखें ना, तो ये सिर्फ एक एक्टर की कमजोरियां नहीं है। ये 70 और 80 के दशक के उस टिपिकल मेल ईगो और एक पितृसत्तात्मक समाज की झलक है, जहां पर्दे पर एक परफेक्ट मर्द की इमेज पेश करना बहुत जरूरी था, वहीं असल जिंदगी में वो अपने ही डर और कमजोरियों से लड़ रहे थे। ऋषि जी का अपनी इन कमजोरियों को खुलेआम मानना ये दर्शाता है कि समय के साथ उनकी सोच में कितना विकास हुआ। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, राज कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर। ऋषि कपूर इन 2 लेजेंड्स के बीच की एक कड़ी थे, एक हाइफन थे। एक हाइफन, बिल्कुल सही शब्द है। मुझे लगता है कि उनका ये कंफ्यूज्ड और डरावा रवैया कहीं ना कहीं उस पारिवारिक माहौल से आ रहा था जिसमें वो पले बड़े थे। उन्होंने अपनी किताब में अपने पिता राज कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर भी खुलकर बात की है। नरगिस और वैजंती माला के साथ उनके पिता के जो रिश्ते थे, उनको उन्होंने एक बेटे की नजर से बहुत बारीकी से लिखा है। ये वो हिस्सा है जहां एक बेटा अपने लेजेंडरी पिता को न एक इंसान के रूप में देख रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे जब राज कपूर वैजंती माला के साथ थे तब उनकी माँ कृष्णा राज कपूर ने इसका कड़ा विरोध किया था। हाँ, वो घर छोड़कर चली गई थी ना। एग्जैक्टली। वो लोग घर छोड़कर पहले नटराज होटल और फिर चित्रकूट अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। एक बच्चे के रूप में अपने घर को टूटते हुए देखना और फिर सालों बाद उसे एक किताब में दर्ज करना, मेरा मतलब है ये एक बहुत गहरा पारिवारिक घाव है। और सवाल ये उठता है कि इस घाव का असर ऋषि कपूर पर कैसा पड़ा।
क्या उन्होंने अपने पिता से दूरी बना ली या अनजाने में वही तरीके अपना लिए? इस पारिवारिक माहौल का सीधा असर उनके अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ उनके रिश्ते पर साफ दिखता है। रणबीर ने किताब के फॉरवर्ड में भी तो लिखा है इसके बारे में। हाँ, रणबीर ने खुद लिखा है कि उनका और ऋषि का रिश्ता बहुत फॉर्मल था। रणबीर बताते हैं कि उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी। वो कभी अचानक फोन उठाकर अपने पिता से ये नहीं पूछ सकते थे कि डैड आप कैसे हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक जेनरेशनल ट्रॉमा है। मतलब ऋषि कपूर एक ऐसी पीढ़ी से आते थे जहां पिता से डरना और उनका सम्मान करना एक ही बात समझी जाती थी। बिल्कुल। उन्होंने राज कपूर का वो सत्तावादी या अथॉरिटेरियन रवैया अपनाया, लेकिन साथ ही एक आधुनिक पिता की तरह रणबीर के फाइनेंसेस और करियर को पूरी तरह सपोर्ट भी किया। हाँ, वो तो है। वो बेटे से प्यार बहुत करते थे, लेकिन अपनी भावनाओं को जाहिर करने का उनका तरीका बहुत सख्त था। हाँ, और रणबीर ने लिखा है कि वो इस फॉर्मल डायनामिक को अब तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने आने वाले बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उनसे ज्यादा जुड़े रहें। एक तरह से ऋषि कपूर वो आखिरी पीढ़ी थे जिसने वो पुराना खौफ वाला पिता का रूप जिया। पर रणबीर ये भी मानते हैं कि उनके पिता एक स्ट्रेट एरो थे। सोशल मीडिया पर भी वो बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के जो दिल में होता था वही लिखते थे। वो सच में एक हाइफन थे, राज कपूर के पुराने दौर और रणबीर के नए दौर के बीच का एक पुल। और ये जो ओल्ड स्कूल रवैया था ना, ये सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं था। हाँ, उनके काम में भी दिखता था ये। बिल्कुल। उनकी कला, उनकी एक्टिंग और सिनेमा को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से पुराने क्राफ्ट्समैनशिप से जुड़ा था। आज के डिजिटल जनरेशन और उनके काम करने के तरीकों से ऋषि कपूर का अक्सर सीधा टकराव होता था। ओह बिल्कुल। रेडिट के डिस्कशन थ्रेड्स में तो इस पर खूब चर्चा हुई है कि मॉडर्न सिनेमा के तरीकों से उन्हें कितनी चिढ़ थी। ऐसा नहीं था कि वो टेक्नोलॉजी की पूरी तरह खिलाफ थे। हाँ, वैनिटी वैन्स तो उन्हें पसंद थी। हाँ, उन्हें वैनिटी वैन्स पसंद थी क्योंकि उससे प्राइवेसी मिलती थी। उन्हें स्टंट्स के दौरान सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मैट्स भी पसंद थे। पर एक चीज जिससे उन्हें सख्त नफरत थी वो थी सिंक साउंड। सिंक साउंड यानी शूटिंग के साथ ही आवाज रिकॉर्ड करना। ये तकनीक आज के सिनेमा में बहुत आम है क्योंकि डायरेक्टर्स को लगता है कि इससे परफॉर्मेंस ज्यादा नेचुरल लगती है। लेकिन ऋषि कपूर का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो सीधे कहते थे कि भाई मैं कोई थिएटर या टीवी एक्टर नहीं हूँ जो एक ही बार में लंबे लंबे डायलॉग्स याद करके बिना अटके बोल दूं। वो डबिंग के मास्टर थे यार। एग्जैक्टली। उनका मानना था कि डबिंग उन्हें उस सीन को दोबारा जीने का मौका देती है। वो अक्सर प्रोड्यूसर से मजाक में कहते थे, तुम्हें एक की कीमत में 2 परफॉर्मेंस मिल रही हैं, एक कैमरे के सामने और एक डबिंग स्टूडियो के माइक के सामने। और इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब आप डबिंग करते हैं तो आप अपनी ही आवाज से अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकते हैं। हाँ, उसमें और जान डाल सकते हैं। बिल्कुल, उसमें ठहराव या नया इमोशन जोड़ सकते हैं। ऋषि जी के लिए एक्टिंग एक ऑर्गेनिक, हाथ से गढ़ी जाने वाली चीज थी। इसलिए वो आज के मॉडर्न डायरेक्टर्स के आलसीपन पर बहुत गुस्सा करते थे। इस पर मुझे एक बहुत सटीक बात याद आती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे पहले के जमाने में एनालॉग फिल्म कैमरास होते थे ना। हाँ। एक रील में सिर्फ 36 तस्वीरें होती थी, तो फोटोग्राफर एक फोटो खींचने से पहले 10 बार सोचता था, लाइट चेक करता था, एंगल फिक्स करता था। पर आज के स्मार्टफोन से लोग बिना सोचे समझे 100 फोटो खींच लेते हैं और बाद में सबसे अच्छी वाली फिल्टर कर लेते हैं। ऋषि कपूर उस पुराने एनालॉग कैमरे वाले क्राफ्ट्समैन थे। क्या बेहतरीन तुलना है ये। आज डिजिटल मेमोरी इतनी सस्ती हो गई है कि डायरेक्टर्स बिना किसी सॉलिड विजन के हर एंगल से कई सारे टेक शूट कर लेते हैं। हाँ, बाद में देखेंगे वाला एटीट्यूड। हाँ, उनका अप्रोच होता है कि हम इसे एडिटिंग टेबल पर एविड मशीन पर ठीक कर लेंगे। ऋषि कपूर इसे फिल्म मेकिंग नहीं बल्कि कंप्यूटर की कारीगरी मानते थे। उनका मानना था कि एक डायरेक्टर को सेट पर आने से पहले पता होना चाहिए कि उसे क्लोजअप चाहिए या लॉन्ग शॉट। उन्होंने तो बाकायदा हॉलीवुड फिल्मों का उदाहरण देकर अपनी बात समझाई थी। उन्हें आर्गो और द ओल्ड मैन इन द सी का ग्राउंडेड रियलिज्म बहुत पसंद था। लेकिन लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्म जहां लगभग सब कुछ एक हरे पर्दे के सामने ग्रीन स्क्रीन और कंप्यूटर्स पर बना था, वो उन्हें बेहद सिंथेटिक या नकली लगी थी। वो मानते थे कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एक्टर्स से उनकी अचानक जो एक स्वाभाविक क्रिएटिविटी निकल कर आती है वो छीन लेती है। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ दूसरों की आलोचना करते थे,
वो अपने खुद के काम को लेकर भी बेहद क्रिटिकल थे। वो अपनी गलतियों पर खुद हंसने का मादा रखते थे। बिल्कुल, वो लेबनान वाला किस्सा ही ले लीजिए। फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग चल रही थी और उन्होंने लेबनान की बैरूत से एक टाइट ब्लैक पैंट खरीदी थी जिसे उन्होंने ओ हसीनी गाने में पहना था। ओह गॉड, ये किस्सा। हाँ, शूटिंग के बाद उनके ड्रेसमैन ने उन्हें बताया कि उस पैंट की जिप आगे नहीं बल्कि साइड में थी। यानी उन्होंने अनजाने में लेडीज पैंट पहनकर पूरा गाना शूट कर लिया था। उन्होंने खुद अपनी किताब में इस मजेदार किस्से को शेयर किया है। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, वो संगीत को लेकर भी कभी कभी अपनी ही चॉइस पर सवाल उठाते थे। जब सुभाष घई की फिल्म कर्ज का गाना ओम शांति ओम संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें सुनाया तो ऋषि कपूर ने उन्हें खूब डांट लगाई थी। अरे हाँ, उन्हें वो गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बिल्कुल नहीं। उनका कहना था कि ये कैसा अजीब और बकवास गाना बना दिया है। और आज हम सब जानते हैं कि वो बॉलीवुड के इतिहास के सबसे आइकॉनिक गानों में से एक है। उनका ये जो खुल्लम खुल्ला एटीट्यूड था ना, वो हर जगह था। किताब में एक और दिलचस्प जिक्र है। 1988 में दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी मुलाकात और चाय पे चर्चा। याद रहे, ये 1993 के मुंबई ब्लास्ट से पहले का दौर था। और यहाँ हम सोर्सेज के आधार पर सिर्फ ये बता रहे हैं कि 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के तार कैसे एक दूसरे से टकराते थे। हम किसी चीज का पक्ष नहीं ले रहे। पर ऋषि कपूर ने अपनी किताब में उस मुलाकात को भी छुपाने की कोशिश नहीं की। हमेशा भागते रहते थे, बेचैन रहते थे, हमेशा कुछ नया करने, कुछ कहने की जल्दी में रहते थे। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उन्हें एक ऐसी जगह से मिला जहां उनकी कोई जल्दबाजी काम नहीं आई। जी, इस पूरी चर्चा में हम जिस बेचैन, बेबाक और तेज तरार इंसान को देखते हैं ना, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उसे एक बिल्कुल अलग ही चीज का सामना करना पड़ा, और वो था ठहराव। साल 2018 में जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उनकी पूरी दुनिया मानो रुक सी गई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। शुरू में तो अपनी बीमारी की गंभीरता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। उनके बेटे रणबीर कपूर ही थे जो उन्हें एक तरह से जबरदस्ती हवाई जहाज में बिठाकर इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले गए थे। ये वो पल था जहां वो हाइफन वाली दीवार टूट गई थी और एक बेटे ने अपने पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। न्यूयॉर्क में शुरुआती कुछ महीने उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे यार। इलाज का असर ऐसा था कि पहले 4 महीनों में उनकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी। एक ऐसा इंसान जिसे खाने पीने का इतना शौक था, उसने 26 किलो वजन खो दिया था। बाप रे, 26 किलो? हाँ, हालांकि बाद में उन्होंने धीरे धीरे रिकवर करते हुए 7-8 किलो वापस बढ़ाया भी, लेकिन ये सफर शारीरिक और मानसिक रूप से ना अंदर तक तोड़ देने वाला था। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार ने जिस तरह से ढाल बनकर उनका साथ दिया, वो सच में बहुत भावुक करने वाला है। उनकी पत्नी नीतू कपूर और दोनों बच्चों रणबीर और रिद्धिमा ने यह सुनिश्चित किया कि वो इस लड़ाई में कभी अकेले ना पड़े। और इस बीमारी ने उस बेसब्रे इंसान को अंदर से बदल कर रख दिया था। ऋषि कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि कैंसर शायद भगवान का उनके लिए एक तरीका था, उन्हें धैर्य सिखाने का। जो इंसान सेट पर जरा सी देरी होने पर भड़क जाता था, जिसे हर चीज तुरंत चाहिए होती थी, उससे इलाज के इस बेहद धीमे और थकाऊ प्रोसीजर ने पेशेंस रखना सिखा दिया। ये एक बहुत गहरी बात है। जब इंसान मौत को इतने करीब से देखता है तो जिंदगी को देखने का उसका नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। खुल्लम खुल्ला का जो उनका फलसफा था ना, वो बीमारी में भी कायम रहा। उन्होंने अपनी कमजोरियों, अपने गिरते स्वास्थ्य और अपनी इस लड़ाई को दुनिया से कभी छुपाया नहीं। हाँ, कोई बनावट नहीं थी। एकदम नहीं। कोई पीआर एजेंसी उनकी बीमारी को लेकर झूठे बयान नहीं दे रही थी। जो था वो सच था। 30 अप्रैल 2020 को उनके निधन ने पूरे सिनेमा जगत को स्तब्ध कर दिया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा याद रखने वाली लगती है वो ये कि आखिरी सांस तक उनके अंदर कैमरे के सामने वापस जाने की तड़प जिंदा थी। वो सिनेमा से दूर नहीं होना चाहते थे। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऋषि कपूर की जिंदगी सच में कई विरोधाभासों का एक खूबसूरत संगम थी। मेरा नाम जोकर का वो छोटा सा लड़का जो बॉबी से रातों रात एक नेशनल सेंसेशन बन गया। वो इंसान जिसने डिप्रेशन और फ्लॉप फिल्मों का डटकर सामना किया, जिसने अपनी कमियों को सिर्फ जाना ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने चीख चीख कर कबूल किया। वो बेटे जो अपने पिता से डरते थे और वो पिता जो अपने बेटे से जुड़ना चाहते थे। वो एक्टर जो पुरानी परंपराओं को सीने से लगाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से टकराता रहा। और अंततः एक योद्धा जिसने एक जानलेवा बीमारी के खिलाफ पूरे सम्मान और धैर्य के साथ लड़ाई लड़ी। वो असल मायनों में एक हाइफन थे। 2 पीढ़ियों, 2 सोच और सिनेमा के 2 अलग अलग युगों को जोड़ने वाले। तो आज के इस चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरा सोच कर देखिए, आज के इस सोशल मीडिया और कैंसल कल्चर के दौर में जहां हर एक्टर की एक छोटी सी गलती को
पीआर एजेंसियां तुरंत दबा देती हैं। हाँ, सब कुछ कवर अप हो जाता है। बिल्कुल। जहां हर शब्द को तौला जाता है, हर तस्वीर को फिल्टर किया जाता है और हर इंटरव्यू पहले से स्क्रिप्टेड होता है। क्या आगे चलकर कभी कोई ऐसा बॉलीवुड सुपरस्टार मिलेगा जो उस चमकते हुए एयर ब्रश्ड पोस्टर को फाड़कर अपने डार्क सीक्रेट्स, अपनी असुरक्षाओं और अपनी गलतियों पर इस तरह एक अनफिल्टर्ड और खुल्लम खुल्ला किताब लिखने की हिम्मत कर सकेगा? या फिर ऋषि कपूर इस स्ट्रेट एरो नस्ल के आखिरी सितारे थे? ये यकीनन सोचने वाली बात है।